अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद शुबान और आप देख रहे हैं क्लीन फिज़िक्स। जैसा कि हमने लेटेस्ट वाइब्रेशंस को स्टार्ट किया है, तो सबसे पहले जब भी हम फिज़िक्स में कोई चीज़ नई चीज़ के बारे में पढ़ते हैं तो उसको आसानी से स्टार्ट करके फिर रफ्ता रफ्ता क्या है कम्प्लेक्सिटीज़ की तरफ जाते हैं। तो सबसे पहले हम लेटेस्ट वाइब्रेशंस को क्या है वन डिमेंशनल एंड मानो एटॉमिक लेटेस्ट के लिए देखेंगे। ठीक है। वन डायमेंशन का जब भी लफ्ज़ आता है तो फिज़िक्स के स्टूडेंट को पता है कि वन डायमेंशन क्या होती है। या तो वो एक्स हो सकती है, या वो वाई हो सकती है, या वो जी हो सकती है, लेकिन लेनी एक डायमेंशन है। अब हम कौन सी डायमेंशन लेंगे? हम एक्स डायमेंशन लेंगे सिंपलिसिटी के लिए। और मानो एटॉमिक लैटिस हमारे पास क्या होती है? ऐसी क्रिस्टल लैटिस जो हमारे पास सिंगल टाइप ऑफ एटम से मिलकर बनी हो, हम उसको क्या है मोनो एटॉमिक लैटिस कहते हैं। सिंगल एटम्स कैसे? मींस उसमें जितने भी एटम्स होंगे वो क्या है सारे के सारे आइडेंटिकल होंगे, साइज बाय शेप बाय एवरीथिंग वो क्या है सेम होंगे, सिंगल टाइप्स ऑफ एटम्स होंगे। अब यहाँ पे जो मैंने यहाँ पे शो की हुई है ये हमारे पास क्या है मानो एटॉमिक लैटिस भी है, और इसके साथ साथ क्या है वन डायमेंशनल भी है। क्या है ये सिर्फ क्या है एक डायमेंशन में है। और हम इसको क्या है अब हम ये देखेंगे दिस अरेंजमेंट शोज वन डायमेंशनल लैटिस विच फॉर्म्स नॉन होमोजीनियस मीडियम। अब होमोजीनियस मीडियम क्या होता है और नॉन होमोजीनियस मीडियम क्या होता है, थोड़ा इसका टच देख लेते हैं। अब जो हमारे पास होमोजीनियस मीडियम होता है उसमें जो एटम्स होते हैं उनके दरमियान गैप्स नहीं होते। एटम्स इस तरह आपस में क्या है जैसे यहाँ पे दिखाए गए हैं, इस तरह आपस में क्या है कनेक्टेड होते हैं, मिले हुए होते हैं। और जबकि नॉन होमोजीनियस में क्या होता है डिस्क्रीट वे में अरेंज होते हैं। ठीक है, डिस्क्रीट वे में कनेक्टेड होते हैं। डिस्क्रीट क्या होता है? डिस्क्रीट ये होता है कि उनके दरमियान गैप्स होते हैं। अब यहाँ पे ये वन डायमेंशनल मानो एटॉमिक लैटिस है और नॉन होमोजीनियस है क्योंकि एटम्स के बीच में गैप है। और वो गैप क्या है? उस गैप में स्प्रिंग्स यहाँ पे शो किए गए हैं। इन रियलिटी तो फोर्सेस ही होती हैं, लेकिन यहाँ पे हम क्या है हमने क्या अज्यूम किया है कि ये इलास्टिक स्प्रिंग्स हैं। तो ये नॉन होमोजीनियस मीडियम हो गया। अब हमने वन डायमेंशनल कंसीडर किया है चेन ऑफ एटम्स जो कि यहाँ पे मैंने शो कर दी है। अब इन विच ईच एटम हैज़ mass m and is attached to other atoms by massless elastic spring। अब हमने कैलकुलेशंस की आसानी के लिए क्या सपोज कर लिया है कि हर एटम का मैस m है। हमने पहले यही देखा है कि मोनो एटॉमिक ले रहे हैं तो सबका मैस सेम होना चाहिए। अब दूसरी बात यह है कि वो क्या है एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। एक मैसलेस स्प्रिंग, इलास्टिक स्प्रिंग। मैसलेस क्यों लिया है? क्योंकि हमें अलहदा से स्प्रिंग के लिए कोई कैलकुलेशन ना करनी पड़े। ठीक है, तो इलास्टिक का पिछली वीडियो में भी हमने देखा था इंट्रोडक्शन में कि इलास्टिक हमारे पास क्या होता है, ऐसा स्प्रिंग जिसको हम डिफॉर्म करें और वो अगेन अपनी ओरिजिनल फॉर्म में आ जाए, उसको हम इलास्टिक बोलते हैं। अब हम क्या है सबसे पहले अज्यूम कर लेते हैं कि ये जो हमारी चेन है ये एक्स एक्सिस के ऊपर है। ठीक है, अब एक्स एक्सिस के ऊपर है और जो हमारे पास है डिस्टेंस बिटवीन टू एटम्स इज ए। अब यहाँ पे जो ये एटम है और ये एटम है इनके दरमियान हमारे पास क्या है डिस्टेंस ए है, हमने ये अज्यूम किया है। ठीक है, और जो हमारे पास एटम्स हैं वो इक्विलिब्रियम पोजीशन पे हैं, तो और इक्वली स्पेस्ड हैं। ठीक है, क्या है इक्वली स्पेस्ड है। अब ये यहाँ पे ये दो एटम हैं फॉर एग्जांपल जिस पे मैंने ये कर्सर रखा हुआ है और इस पे इनके दरमियान हमने डिस्टेंस क्या ले लिया ए ले लिया, और इनकी पोजीशंस क्या हैं ये nth एटम है। इससे राइट साइड पे जाएंगे तो इसको n+1 और ये n+2। इसी तरह ये अगर हम लेफ्ट साइड पे जाएं तो ये n-1 है और ये n-2 है। ये उनकी क्या है इक्विलिब्रियम की जो पोजीशन है हम उसको स्पेसिफाई कर देते हैं। अब हमने पोजीशन ऑफ एटम को अगर इसकी बात करें तो इसको हम Na कहेंगे। क्यों कहेंगे ये चीज़ हम देख लेते हैं। ये इसको समझाने के लिए मैंने यहाँ पे थोड़ा सा ये छोटा सा एक स्केच बनाया हुआ है कि अगर ये यहाँ पे 1 2 3 4 यहाँ पे पार्टिकल्स पड़े हुए हैं, ये जो छोटी सी लाइन है
कंसीडर करें कि ये हमारे पास क्या है, पार्टिकल्स हैं, और ये हमारे पास कोई ओरिजिन है, फिक्स पॉइंट है। तो इस पॉइंट से हम अगर एक हर पार्टिकल के दरमियान जो डिस्टेंस है वो हमारे पास क्या है, ए शो किया गया है। अब अगर ए शो किया गया है तो इस यहाँ से यहाँ तक हमारे पास क्या है, 1a, उसकी पोजीशन हम बताएंगे। नेक्स्ट पार्टिकल की क्या बताएंगे, 2a। मींस जो ये पार्टिकल्स का जो ना नेम डिफाइन करवाया था उसको उसके डिस्टेंस के साथ क्या है, मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास उसकी पोजीशन आ जाएगी। अब इनका इंटर एटॉमिक डिस्टेंस कितना है, a है, तो 2 को a के साथ मल्टीप्लाई किया तो इसकी पोजीशन आ गई। इसी तरह जो n एटम है, जब इसकी हम पोजीशन बताना चाहेंगे तो इनके दरमियान जो डिस्टेंस है, स्पेस है दो एटम्स के दरमियान, उसके साथ इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी पोजीशन को ये शो करेगा। अब ये बात उम्मीद है समझ आ जाएगी। इसी तरह ये एटम है लेफ्ट साइड वाला n-1, तो इसकी पोजीशन n-1 इंटू a होगी। अब नेक्स्ट चीज़ है हमारे पास कि हमने क्या है, वाइब्रेटरी मोशन को यहाँ पे वाइब्रेशंस को स्टडी करना है। तो वाइब्रेशन को स्टडी करने के लिए हमें क्या है, इनको वाइब्रेट करवाना होगा। वाइब्रेट कैसे करवाएंगे, वो हमने क्या है, यहाँ से किसी एक एटम को पकड़कर इस साइड पे ले जाएंगे, जब छोड़ेंगे तो क्या है, वो खुद ब खुद वाइब्रेट करना स्टार्ट हो जाएंगे। क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमने सपोज किया हुआ है कि इलास्टिक स्प्रिंग है, वो क्या है, इनको वाइब्रेटरी मोशन जो कि हमारे पास क्या है, पीरियाडिक मोशन होगी, पीरियाडिक मोशन शो करेगा। ठीक है, पीरियाडिक मोशन ये हमने 9th की फिजिक्स में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। अब हमने ये तो अजीम कर लिया कि ये हमारे पास पीरियाडिक मोशन है, हमारे पास एटम्स इस तरह मौजूद हैं, उनके दरमियान डिस्टेंस ये है उन, ठीक है। इसके बाद हम देखते हैं कि जब हम उन एटम्स को डिस्प्लेस करते हैं, उन पे कोई फोर्स लगाते हैं, उनको खींचते हैं पीछे, ठीक है, तो हमारे पास क्या होता है, जब हम nth एटम, फॉर एग्जांपल हमारे पास क्या है, nth एटम है, उसको हमने डिस्प्लेस किया और उस पे उसका इफ़ेक्ट उसके जो साथ साथ एटम्स हैं इन पे भी तो पड़ेगा। लेकिन हम क्या है, अज्यूम करेंगे सिंप्लिसिटी के लिए कि हम n और इसके n+1 और n-1 इन तीन का इफ़ेक्ट देखेंगे और कैलकुलेशंस करके बाकी सब का इफ़ेक्ट हम क्या है, बाकी को निगलेक्ट कर देंगे। अब यहाँ पे हमने nth एटम की जो पोजीशन है वो हम जो हमारे पास क्या है, जो डिस्प्लेस किया है फ्रॉम द मीन पोजीशन, वो हम लेट कर लेते हैं कि un है। और इसी तरह n-1 एटम की un-1 है, और इसी तरह n-2 एटम की un-2 है। इसी तरह जितने भी एटम होंगे उनकी जो पोजीशन है वो हमारे पास क्या है, u, ये हमारे पास उसकी डिस्प्लेसमेंट को डिफाइन करेगा। ठीक है, यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ। अब इस एटम को हमने यहाँ पे क्या है, पीछे खींचा है यहाँ पे, तो ये एटम यहाँ पे आ गया, इसने अपनी मेन पोजीशन जो इक्विलिब्रियम पोजीशन थी उसको हम मेन पोजीशन कहेंगे। मेन पोजीशन से जितना डिस्टेंस ये मूव हुआ है उस डिस्प्लेसमेंट को हम क्या कह देंगे, un। ये कौन से एटम के लिए है, nth एटम के लिए। इसी तरह n+1 एटम के लिए हमारे पास क्या होगा, जो डिस्प्लेसमेंट होगा हम उसको un+1 कहेंगे। इसी तरह n+2 एटम को un+2, और इसी तरह ये हमारे पास जो एटम शो किए गए हैं यहाँ पे शो किया गया है कि उनके डिस्प्लेसमेंट को क्या शो किया गया है। अब ये हमने उनके डिस्प्लेसमेंट को शो कर दिया। नेक्स्ट चीज़ हमारे पास है, व्हेन वी डिस्प्लेस एटम्स फ्रॉम देयर मीन पोजीशन देन फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट u। जब हम एटम को उसकी मीन पोजीशन से खींचेंगे तो वो हम क्या है, जब उसको छोड़ेंगे तो वो उसमें क्या है, एक फोर्स आ चुकी होगी। ठीक है, इलास्टिक स्प्रिंग की वजह से जो हमने सपोज किया हुआ है, वो फोर्स क्या है, इनको मूव करवाएगी आगे पीछे, और वो फोर्स किस चीज़ के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, डिस्प्लेसमेंट के। और इलास्टिक स्प्रिंग्स पे हमारे पास क्या है, हुक्स लॉ होल्ड करता है, F=kx जो हमने पढ़ा हुआ है, कि हमारे पास स्प्रिंग कांस्टेंट है और x हमारे पास क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है। इन दिस केस बीटा हमारे पास स्प्रिंग कांस्टेंट है और u हमारे पास डिस्प्लेसमेंट है। तो ये कहानी यहाँ पे आ जाती है।
अब हम इसका नेक्स्ट पार्ट देख लेते हैं कि जो ये डिस्प्लेसमेंट है, ये कौन सा डिस्प्लेसमेंट है। ये डिस्प्लेसमेंट है, हमने यहाँ पे क्या है, एक एटम को अगर मूव करवाएंगे, डिस्प्लेस करवाएंगे, तो उसके साथ अदर एटम्स पे भी इसका इफेक्ट पड़ेगा और वो भी अपनी पोजीशन से क्या है, डिस्प्लेस होंगे। तो अब मैंने पहले भी बताया है कि हम सिंपलिसिटी के लिए nth एटम ले रहे हैं, तो इसके जो साथ साथ मौजूद हैं, इसके जो क्लोज एटम्स मौजूद हैं, वही दो एटम्स ले लेंगे और इनको स्टडी करेंगे। ठीक है, अब यहाँ से जो इसकी मीन पोजीशन है, यहाँ से यहाँ तक हमने क्या है, डिस्प्लेसमेंट नोट करना है। ये हम कैसे फाइंड करेंगे, अब हम ये देखने वाले हैं। सबसे पहले तो ये देखें कि जो n एटम है, जब इसको हमने मूव किया है तो ये un मूव हुआ है, और इससे राइट साइड वाला un+1, और इससे जो उससे राइट था वो un+2, और इसी तरह जो लेफ्ट साइड वाले हैं un-1 और ये un-2। और ये भी साथ देखें, डायग्राम ये शो कर रही है, ये इक्विलिब्रियम की लाइन है। जैसे जैसे हम राइट साइड पे जा रहे हैं तो एटम इस इक्विलिब्रियम पोजीशन से ज़्यादा डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है, और जब हम लेफ़्ट साइड पे जा रहे हैं तो वो क्या है, कम डिस्प्लेसमेंट कवर कर रहा है। ये यहाँ पे शो किया गया, ये देखें छोटा सा डिस्प्लेसमेंट है। तो मैं यहाँ पे क्या समझाना चाह रहा हूँ, अब मैं ये समझाना चाह रहा हूँ, हमारी पोजीशन जो nth एटम है, हमने इसको लेकर चलना है। मैं ये सपोज करता हूँ कि जो इससे राइट साइड पे जो डिस्प्लेसमेंट है वो u1 है, और इससे जो लेफ़्ट है वो u2 है। और यहाँ पे ये हमने जब भी डिस्प्लेसमेंट निकालना होता है या कोई क्वांटिटी निकालनी होती है, तो बड़ी क्वांटिटी में से छोटी को माइनस कर लेते हैं। अब u1 बड़ी है और u2 छोटा डिस्प्लेसमेंट है, तो हम यहाँ पे u क्या करेंगे, u1 माइनस u2 कर लेंगे। ठीक है, डायग्राम को देखना है, डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है। अब अगेन अभी भी हमने यहाँ से un और un+1 है, हमने तो u1 और u2 को देखा भी नहीं है, ये तो मैंने खुद से लिखे हुए हैं। तो अब अगेन यहाँ पे देखें, अगर हम राइट साइड पे जाते हैं तो राइट साइड वाला हमारे पास डिस्प्लेसमेंट बड़ा होगा और लेफ्ट वाला क्या है, छोटा होगा। तो u1 हम कैसे निकालेंगे, बड़े में से छोटे को माइनस कर लेंगे। तो अब यहाँ पे बड़ा डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, un+1, और उससे छोटा डिस्प्लेसमेंट un होगा। ठीक है, तो इसको un+1 माइनस un कर देंगे। इसी तरह u2 कैसे निकालेंगे, u2 निकालने के लिए हमारे पास क्या है, राइट साइड है un, इससे लेफ्ट जब जाएंगे तो un-1 उससे छोटा डिस्प्लेसमेंट है, तो बड़े में से छोटे को माइनस करना होता है, तो un-1 कर लेंगे, तो ये u2 की वैल्यू आ जाएगी। अब u1 और u2 की वैल्यू हमें यहाँ से नोन हो गई। अब सिंपली हम क्या है, इस u वाले फार्मूला में यहाँ पे पुट कर देंगे। अगर आपने ये डायग्राम फॉलो करनी है तो एज इट इज़ डायग्राम भी बनानी है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, अब यहाँ से हम u की वैल्यू निकाल लेंगे। u1 और u2 की वैल्यू पुट करने के बाद u की वैल्यू हमारे पास इस तरह आ जाएगी, un+1 माइनस 2un प्लस un-1। अब ये वाली वैल्यू हमने सिंपली जो हमने हुक्स लॉ यूज़ किया है, F = बीटा u, या जो भी हमने देखा था ऊपर फार्मूला, उसी में पुट करना है u की वैल्यू। अब हमारे पास जो u था वो नेट डिस्प्लेसमेंट था, जो हमने यहाँ पे निकाल लिया है। अब न्यूटन सेकंड लॉ से हमें पता है कि F = ma होता है, और नेक्स्ट इसको अगेन इन द फॉर्म ऑफ डेरिवेटिव लिखें तो हम इसको लिखेंगे d² u/n/dt²। तो ये हमारे पास क्या चीज़ शो करता है, एक्सेलरेशन को शो करता है, और ये एक हमारे पास सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन बन जाती है। और हमने देखा था कि जो मोशन ऑफ द पार्टिकल्स है, जो एटम्स की मोशन है, वो पीरियाडिक मोशन है। अगर हमारे पास पीरियाडिक मोशन हो तो हम क्या है, एक्सेलरी इक्वेशन से उसका सॉल्यूशन फाइंड कर सकते हैं। और यहाँ पे जो इसका जनरल सॉल्यूशन आएगा वो un = u0 e⁻i इंटू मेगा टी माइनस kNa आएगा। अगर ये सॉल्यूशन आप कहते हैं कि ज़रूर फाइंड करना है तो मैं इसके लिए अलहदा वीडियो बना दूंगा, नहीं तो इसको एज इट इज़ ले लें। ठीक है, क्योंकि ये बहुत लंबा सारा टॉपिक है, इसको भी हम 2 लेक्चर्स में कवर करेंगे। इसमें हम क्या है, इस लेक्चर में हम डिस्पर्सन रिलेशन तक जाएंगे।
तो जो यहाँ पे समझाने का मकसद है, और ये रिलेशन हम क्या है पहले भी निकाल चुके हैं ओडी के कोर्स में, y इज इक्वल टू वाई नॉट ई की पावर आयोटा इंटू ओमेगा टी माइनस के एक्स। यहाँ पे x पोजीशन को शो करता है, तो यहाँ भी जो यू एन हमने लिया है तो n पार्टिकल की पोजीशन क्या थी एन ए, यहाँ भी हमने पोजीशन लिखी हुई है। और ये याद रखना है कि जो यहाँ पे k यूज़ किया गया है ये हमारे पास क्या है वेव वेक्टर है, और ये कैपिटल के है क्योंकि आगे हमने स्मॉल के और चीज़ के लिए यूज़ करना है, तो इसको कैपिटल के ये याद रखना है। अब यहाँ पे जो पैरामीटर्स यूज़ हुए हैं इस फार्मूला में उनको देख लेते हैं कि वो हमारे पास क्या है। ओमेगा हमारे पास क्या है एंगुलर फ्रीक्वेंसी को शो करता है, और के हमारे पास वेव वेक्टर है जिसकी वैल्यू है 2π/λ, एंड एन ए इज़ द पोजीशन ऑफ द nth एटम। एन ए मैंने बता दिया है कि वो हमारे पास nth एटम की पोजीशन है। अब यू एन हमने देख लिया कि ये यू एन जनरल सोल्यूशन है, तो यू एन प्लस वन के लिए हमारे पास क्या है सिंपली एन की जगह एन प्लस वन पुट कर देंगे, तो यू एन प्लस वन एटम की जो हमारे पास है उसका जनरल सोल्यूशन आ जाएगा, और जो कि ये बनता है। और इसी तरह n की जगह n माइनस वन पुट करेंगे इसी तरह यू एन वाले फार्मूला में, इसी फार्मूला n की जगह n माइनस वन पुट कर देंगे तो वो हमारे पास n माइनस वन एटम की जो ये जनरल सोल्यूशन है वो आ जाएगा। अब हमने तीनों के जनरल सोल्यूशन लिख लिए, हमने इस इक्वेशन को इक्वेशन 2 का नेम दिया था, इस इक्वेशन में अब हम क्या है पुट कर देंगे। अब इन इक्वेशंस में पुट कर देंगे, ये मैंने यहाँ पे क्या है सिंप्लिसिटी के लिए जो ये वाली रकम है जो ये देखें ये हमारे पास क्या है अगेन क्या बन रही है यू एन बन रही थी, ठीक है यू एन बन रही थी, तो यू एन मैंने यहाँ पे यू एन, यहाँ पे भी यू एन, ये मैंने क्यों किया है क्योंकि अब तीनों में यू एन आ रहा है तो यू एन को हमने क्या है यहाँ से कॉमन निकाल सकते हैं। इसको मैंने एक्सप्लेन नहीं किया क्योंकि ये फिज़िक्स के स्टूडेंट के लिए सिंपल सी चीज़ है कि ये आपस में क्या है ये के को अंदर मल्टीप्लाई किया है, और मल्टीप्लिकेशन में जो पावर्स हैं और वो ऐड और सब्ट्रैक्ट होती हैं, तो के ए सब्ट्रैक्ट हो रहा था तो मैंने अलहदा एक्सपोनेंशियल की फॉर्म में लिख दिया। अगर इसको अगेन सेम करना चाहें तो वो क्या है इकट्ठा हो सकता है। तो यहाँ पे वैल्यूज पुट करने के बाद मैंने यू एन कॉमन ले लिया, और इस साइड पे क्या है डबल डेरिवेटिव आ रहा है, यू एन की वैल्यू पुट कर दी है मैंने यहाँ पे डायरेक्ट। जब इसका फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे विद रिस्पेक्ट टू टी यू नॉट एज इट इज़ आ जाएगा, और जो टी वाली टर्म है उसका हमने डेरिवेटिव लेना है। अब टी वाली यहाँ पे टर्म कौन सी है ओमेगा, ये नेक्स्ट टर्म क्या है ख़त्म हो जाएगी। पहले तो जब एक्सपोनेंशियल का डेरिवेटिव लेना होता है एक्सपोनेंशियल को एज इट इज़ हम लिख देते हैं, और देन उसकी जो हमारे पास पावर होती है उसका हम डेरिवेटिव लेते हैं। तो एक्सपोनेंशियल को एज इट इज़ लिखा और उसकी पावर का डेरिवेटिव जब लेंगे तो ये सेकंड टर्म तो ज़ीरो हो जानी है और फर्स्ट टर्म का डेरिवेटिव ओमेगा आ जाना है, और उसके साथ आयोटा मल्टीप्लाई हो रहा है तो ये आयोटा ओमेगा आ जाएगा। इसी तरह इसका सेकंड डेरिवेटिव जब हम लेंगे अगेन आयोटा ओमेगा आ जाएगा, क्योंकि बाकी टर्म्स तो हमारे पास क्या है कांस्टेंट है क्योंकि उनमें टी मौजूद ही नहीं है, तो ये आयोटा ओमेगा का स्केयर बन जाएगा। और इस साइड पे ये हमारे पास क्या है यू एन, और इन टू अंदर मैंने क्या है थोड़ी सिंप्लीफिकेशन कर दी है। सिंप्लीफिकेशन क्या की है कोई सिंप्लीफिकेशन नहीं की, सिर्फ यू एन कॉमन लिया हुआ है। अब हमने यू एन की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे इस इक्वेशन में, और जब मैं यू एन की वैल्यू पुट करता हूँ जो कि है यू नॉट ई की पावर आयोटा इंटू मेगा टी माइनस के एन ए, तो इधर भी यही टर्म बन रही है, ये आपस में क्या है कैंसिल हो जाएंगी, और आयोटा स्केयर ओमेगा स्केयर बनेगा, जो आयोटा स्केयर क्या है माइनस वन बन जाएगा, मैंने माइनस यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया है और ओमेगा स्केयर को एज इट इज़ लिख दिया है। तो यहाँ पे ये सेम टर्म आपस में कैंसिल हो जाएंगी, तो यहाँ पे हमारे पास बच जाएगा माइनस एम ओमेगा स्केयर इज इक्वल टू बीटा इंटू ई की पावर माइनस आयोटा के ए माइनस टू प्लस ई की पावर आयोटा के ए, के कैपिटल रखना है ये माइंड में हो। अब हम क्या है इस फार्मूला को हमने क्या है किसी सिंप्लीफाइड फॉर्म में लेके जाना है। अब ये कोई फार्मूला यहाँ पे मैंने खुद से ये देखें, इसको अगर मैं इसका रिवर्स करता तो आपको मुश्किल लगता, तो मैंने रिवर्स करने की बजाय पहले इस फार्मूला को हम क्या है एक स्केयर का फार्मूला है इसको खोल देते हैं, ई की पावर आयोटा के ए बाय टू
माइनस ई की पावर माइनस आयोटा के ए बाय 2 ये स्केयर है। इसको जब हम खोलते हैं तो वो क्या बनता है, फर्स्ट का स्केयर और प्लस सेकंड का स्केयर माइनस 2 इंटू फर्स्ट ज़रब सेकंड, यानी ए माइनस बी का स्केयर हम खोल रहे हैं। फर्स्ट का स्केयर जब लेंगे तो ये पावर और ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ई की पावर आयोटा के ए आ जाएगा। जब सेकंड का खोलेंगे पावर्स आपस में कैंसिल, प्लस ई की पावर माइनस आयोटा के ए आ जाएगा। और जब ये आपस में मल्टीप्लाई होंगे तो ये माइनस पावर अपोजिट हैं तो ये पावर ज़ीरो बन जाएगी, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में जो पावर है वो ऐड या सब्ट्रैक्ट होती है, तो ये सब्ट्रैक्ट होकर ज़ीरो बनेंगे। ई की पावर 0 1 होती है तो ये सिंपली 2 आ जाएगा। अब इस फैक्टर को और इस फैक्टर को देखें, ये हमारे पास सेम है, तो इसकी जगह हम ये वाली टर्म रिप्लेस कर सकते हैं। तो जब हम ये रिप्लेस करेंगे तो इक्वेशन जो मैंने इसको 3 का नेम दिया, ये क्या बन जाएगी, इस तरह बन जाएगी। अब ये बन गई है। अब इसके साथ अगर मैं 2 आयोटा को मल्टीप्लाई भी करूं और डिवाइड भी करूं तो मेरे पास क्या है, ये इस तरह इसमें इक्वेशन में कोई चेंजिंग नहीं आएगी। अब मैंने ऐसा क्यों किया है, क्योंकि ये एक वेल नोन फार्मूला बन गया है जो कि हमारे पास मैंने यहाँ पे शो किया हुआ है। अगर हमारे पास साइन ऑफ एक्स हो तो हम उसको ई की पावर आयोटा एक्स माइनस ई की पावर माइनस आयोटा एक्स ओवर 2 आयोटा लिख सकते हैं। अब यहाँ पे सिंपली x की जगह हमारे पास क्या चीज़ है, के ए बाय 2 है, तो हम x की जगह क्या लेंगे, के ए बाय 2, और बाकी हमारे पास क्या है, सेम यही फार्मूला है। तो हम इसको, अब इसका तो हमने रिवर्स करना है, साइन की फॉर्म में लेके जाना है। तो के ए बाय 2 हमने क्या है, x की जगह लिया, तो ये बन जाएगा साइन ऑफ के ए बाय 2 का स्केयर। और दूसरी चीज़ है 2 आयोटा, इसका स्केयर जब हम बाहर निकाल के लिखेंगे तो ये बन जाएगा 2 का स्केयर 4 और आयोटा का स्केयर, आयोटा स्केयर मैंने यहाँ पे एज इट इज़ लिख दिया है। नेक्स्ट स्टेप में आयोटा स्केयर -1 होता है और इधर माइनस ऑलरेडी मौजूद है, ये आपस में कैंसिल हो जाएंगे और हमारे पास रिजल्ट बन जाएगा m ओमेगा स्केयर इज इक्वल टू 4 बीटा साइन स्केयर के ए बाय 2, ये वाला स्केयर साइन स्केयर बन जाएगा। अब ओमेगा स्केयर ये वाला m इधर आकर डिवाइड हो जाएगा और ओमेगा स्केयर इस चीज़ के इक्वल आ जाएगा। और नेक्स्ट स्टेप में ओमेगा इज इक्वल टू, जब हम स्केयर ख़त्म करते हैं तो प्लस माइनस साइन यूज़ करते हैं, तो ये आ जाएगा प्लस माइनस √4 बीटा ओवर m साइन ऑफ के ए बाय 2। ये रिलेशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट रिलेशन है और इसको हम क्या है, डिस्पर्शन रिलेशन बोलते हैं। ये नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कंप्लीटली डिस्पर्शन रिलेशन को और इसकी फेज़ वेलोसिटी और जो हमारे पास है ग्रुप वेलोसिटी को देखेंगे। तो यहाँ पे हम क्या है, सिंपली यही डिस्पर्शन रिलेशन ये हमारे पास आ गया है। अब इसके साथ माइनस साइन भी है। माइनस साइन क्यों है, क्योंकि वेव वेक्टर हमारे पास क्या है, पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। तो वेव वेक्टर अगर नेगेटिव होगा तो ये पॉजिटिव बन जाएगा, अगर पॉजिटिव होगा तो हम ये पॉजिटिव लेंगे। अब हमारे पास चूंकि फ्रीक्वेंसी नेगेटिव हो नहीं सकती, जो टर्म है सिंपली यही नेगेटिव आएगी, तो हमें हमारे पास एंगुलर फ्रीक्वेंसी वो नेगेटिव कर देगा। लेकिन हमने क्या है, इस पे मॉड लगा दें तो हम ये प्लस माइनस इसको उड़ा देंगे, इसको ख़त्म कर देंगे। क्यों, क्योंकि जब हम इस पे मॉड लगा देंगे तो फ्रीक्वेंसी हमारे पास नेगेटिव हो नहीं सकती, फ्रीक्वेंसी को नेगेटिव हम ले नहीं सकते, तो ये मॉड जब भी के की वैल्यू नेगेटिव होगी उसको पॉजिटिव कर देगा। तो ये यहाँ से हमारे पास डिस्पर्शन रिलेशन कुछ इस तरह आ गया। अब इस इक्वेशन को 4 को याद रखना है। नेक्स्ट लेक्चर में हम फेज़ वेलोसिटी और डिफरेंट लेक्चर्स जो होगा, ठीक है, वो आप देखेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है, वो आपने ज़रूर देखना है, ठीक है। जब वो करेंगे तो आपको समझ आएगी कि वो हम क्या करने वाले हैं। अभी हम इसमें कुछ थोड़ी सी और सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं। अब अगर हमारे पास सी लॉन्गिट्यूडनल स्टिफनेस को शो करता है और रो हमारे पास क्या है, मास पर यूनिट लेंथ है, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, C इज इक्वल टू बीटा ए। यहाँ पे जो बीटा है हमारे पास स्प्रिंग कांस्टेंट है और जो ए हमारे पास है वो डिस्टेंस ऑफ 2 एटम्स है, जैसा कि हमने स्टार्ट में देखा है। तो यहाँ से बीटा की वैल्यू हम लिख सकते हैं C/A। तो इस फार्मूला में C/A पुट कर देंगे और हमारे पास जो रो है, जो हमारे पास है मास पर यूनिट लेंथ, ठीक है, मास है और लेंथ कितनी है, A है, तो यहाँ से मास की वैल्यू आ जाएगी रो इंटू ए।
तो सिंपली बीटा और रो की ये वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे तो आंसर हमारे पास कुछ इस तरह बन जाएगा। अब ए वाला सी ओवर ए मैंने बीटा की जगह पुट कर दिया और एम की जगह रो ए पुट कर दिया, तो ये बनेगा 4 अब है तो 4 को हम अंडर रूट से बाहर निकाल सकते हैं, 2 आ जाएगा। और सी ओवर ए स्केयर, अब ए स्केयर को भी हम बाहर निकाल सकते हैं, इसको 2 ओवर ए इंटू अंडर रूट सी ओवर रो, ये हमारे पास रिलेशन इस तरह बन जाएगा। और जो सी अंडर रूट सी ओवर रो है, ये हमारे पास किस चीज़ को शो करता है, वेलोसिटी ऑफ साउंड वेव्स इन सॉलिड्स। ठीक है, ये याद रखना है कि वी एस हमारे पास क्या है, वेलोसिटी ऑफ साउंड्स इन सॉलिड्स है। इसको हमने इसका रिलेशन इक्वल किस चीज़ के है, अंडर रूट सी ओवर रो। अब सी हमारे पास क्या है, लॉन्गिट्यूडनल स्टिफनेस, और रो हमारे पास क्या है, मैस पर यूनिट लेंथ है। ठीक है, ये हमारे पास क्या है। नेक्स्ट हम फेज वेलोसिटी को देखेंगे, फिलहाल इस लेक्चर में इतना ही काफ़ी है। ये जो हमारे पास रिलेशन है, ये इक्वेशन 4 जिसको मैंने नेम दिया है, इसी लेक्चर पे सारा, इसी इक्वेशन पे सारा लेक्चर बेस करता है। नेक्स्ट वो हम देखेंगे इंशाल्लाह। अगर किसी पॉइंट की समझ नहीं आई तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और अगर आपको नोट्स चाहिए तो नोट्स आपको क्या है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो यहाँ तक आज के लिए इतना ही काफ़ी है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।